तो अब वी नो अबाउट द 3 लॉज। तो जो फर्स्ट लॉ है न्यूटन का, ठीक है, उसकी तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स में कोई ज्यादा जरूरत नहीं होती, क्योंकि फर्स्ट लॉ आपको जो बात बता रहा है वो एक तरीके से सेकंड लॉ में भी आई जाती है। कैसे? क्योंकि अगर नेट फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो होगी। इफ एफ नेट इज जीरो ऑन अ बॉडी ऑफ मास m, एक m मास की बॉडी पर अगर नेट फोर्स जीरो लग रही है तो एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी? जीरो। यही तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है। देन व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ? Newton's third law says that force is an interaction. Newton's third law says that force is an interaction, which means एक बार न्यूटन्स थर्ड लॉ को और 2 मिनट के लिए देख लेते हैं। ये सपोज आपके पास एक बिलियर्ड्स टेबल या स्नूकर टेबल, राइट? वो दिस अ स्नूकर टेबल एंड यहाँ पर एक बॉल रेस्ट के ऊपर रखी हुई है, लेट्स से बॉल A, and there is another ball, let's say B, and suppose this ball B is moving towards the ball A. ये जो dotted line है, this is the straight line joining the two balls. So what happens to this B ball? B ball move कर रहा है A की तरफ। थोड़ी देर के बाद जाके क्या करेगा? B ball इसको टच करेगा। तो जब B ball इसको टच करेगा तो can we say that the ball B will apply a force on the ball A? अब ये जो ब्लू वाली है वेक्टर, this is force acting on the ball A. And who is applying this force? Ball B. Okay. तो इसमें B बॉल A को पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है। That is why the A ball will also be set into motion. But when this pushing takes place, जब B A को धक्का देता है, ये वैसे ही है जैसे स्कूल की अंदर आप लाइन बनाकर बच्चे खड़े हैं, पीछे वाला आगे वाले को पुश कर देता है, ये बिल्कुल वही चीज। तो जब B A को पुश कर रहा है, इतनी फोर्स लगा रहा है, तो ऑटोमेटिकली B को भी पुश किया जा रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में। और B को कौन पुश करेगा? कई लोग सोच सकते हैं कि A तो रेस्ट पर है तो वो कैसे पुश करेगा, पर नहीं, ये न्यूटन सेकंड लॉ है, रादर न्यूटन थर्ड लॉ है कि अगर B ने A के ऊपर कुछ भी फोर्स लगाई तो B के ऊपर वापस फोर्स एक्टिंग ऑन B ड्यू टू A, इसके ऊपर भी फोर्स लगे, B के ऊपर भी फोर्स लगेगी। अंडरस्टूड? और एग्जैक्टली इतनी फोर्स लगेगी B के ऊपर, और B के ऊपर कौन लगा रहा है? A, और ये फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो ये इंटरेक्शन होगी दोनों बॉडीज के बीच। इंटरेक्शन मींस बातचीत, फोर्सेस का लगाना, ठीक है? तो ये हमने कल किया था, अब इसको भी यूज करेंगे हम, न्यूटन थर्ड लॉ को भी, लेकिन पहले कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स आपको देते हैं, और ये प्रॉब्लम्स मैं आपको बाद में भेजूंगा भी, तो इनको देखो आप पहले। आई विल गिव यू अ लिटिल बिट टाइम, इफ यू हैव योर नोटबुक विद यू, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चंस एंड सी इफ यू कैन डू दैट। पहले हम बिल्कुल इजी क्वेश्चन लेते हैं, देखो क्या दिया है इसमें। आई विल गिव यू टाइम टू फाइंड, इफ यू कैन फाइंड द आंसर और नॉट। चलो देखो एक बार फिर, चलिए देखते हैं हाउ टू डू दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। देखो बहुत इजी है, मैं इसको बहुत जल्दी भी सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन एक बार आपको सारे वर्ड्स का मीनिंग बता देते हैं कि ऐसे क्वेश्चन में मैं क्या सोचना होगा। सबसे पहले ये आपके पास एक हैवी वुडन ब्लॉक है। हैवी मींस इट इज वेरी लार्ज मास। हैवी का एक स्पेशल मीनिंग होता है फिजिक्स के दौरान। हैवी इसका मतलब यह है कि बुलेट की तुलना में इसका मास बहुत ज्यादा है,
इतना ज्यादा है कि ये अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं। एक तरीके से इसका इनफाइनाइट मास मान के चलना। अंडरस्टूड। और बुलेट इसके कंपैरिजन में बहुत छोटी सी है। ये सपोज बुलेट, तो जब बुलेट दूर है और ब्लॉक की तरफ जा रही है, जब ये बुलेट ब्लॉक से बहुत दूर है और ब्लॉक की तरफ जा रही है, तो बेटा आप ही बताओ कि क्या ये ब्लॉक उस पर तब फोर्स लगाएगा जब ये बुलेट दूर है। यहाँ है बुलेट, यहाँ पे तो ये इतनी दूर से रेजिस्टिव फोर्स का मतलब मोशन को रोकने वाली फोर्स। जैसी बुलेट इसके अंदर घुसेगी तब इसके ऊपर फोर्स लगेगी। और बुलेट की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कितनी है, 90 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेता हूँ तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट बन जाएगी +90। लेकिन जब बुलेट अंदर चल रहा है इसके, तो थोड़ी दूर धीरे 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 करके यहाँ आगे रुक गया। कितनी दूर चल के रुका, इतनी दूर चल के रुका। तो ये जो ब्लैक वाली है ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। कौन सी डायरेक्शन में, पॉजिटिव। क्या इसको हम एसआई में कन्वर्ट कर सकते हैं, कर लो। 0.6 मीटर पॉजिटिव। अब इन्होंने फोर्स पूछी है, तो ये रुका क्यों, व्हाई डज द बुलेट स्टॉप, बिकॉज व्हेन द बुलेट एंटर्स द ब्लॉक, बुलेट में एक एक्सीलरेशन आ जाएगा, एंड जो एक्सीलरेशन है वो वेलोसिटी से ऑपोजिट होनी चाहिए। ठीक है। और एक्सीलरेशन किस वजह से आई, एक्सीलरेशन आई है फोर्स की वजह से। और फोर्स किसने लगाई, ब्लॉक में। एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या आएगी, ये समझ पा रहे हो आप, इस तरफ क्यों दिखाया एक्सीलरेशन, क्योंकि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्लो करके रुक जाता है तो उसकी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन हमेशा ऑपोजिट होती है। और एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में आएगी किसी भी बॉडी में, जो फोर्स बॉडी पर लग रही है। जैसे बुलेट की एक्सीलरेशन इस तरफ अगर है, तो इसका मतलब बुलेट पर जो ब्लॉक फोर्स लगा रहा है वो भी इसी तरफ है। द फोर्स ऑन द bowling because of the block, it is in this direction. Understood? Force on the bullet. तो इन प्रॉब्लम में आपको मानना है कि ब्लॉक बिल्कुल हिलेगा नहीं है, हालांकि ब्लॉक पर भी फोर्स लग रही है, लेकिन मान के ये चलना क्योंकि दिया हुआ है भी। आगे कुछ नहीं है बेटा, ये वाली इक्वेशन यूज करनी है और इससे हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं कि कितनी एक्सेलरेशन बॉडी में प्रोड्यूस होगी। तो वेलोसिटी फाइनल यहाँ पे इस इक्वेशन को इन दोनों पॉइंट के बीच में यूज करो। v0 u is 90 + 90, एक्सेलरेशन हमें फाइंड करनी है, s is 0.6। देखो s is, इसमें एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि u एक वेक्टर क्वांटिटी है तो प्लस माइनस साइन के साथ उसकी वैल्यू रखनी है। ठीक है, प्लस माइनस साथ के साथ साइन के साथ, और ये 0.6 ये प्लस साइन के साथ। तो अब जब आप इससे कैलकुलेट करोगे तो एक्सेलरेशन कितनी आएगी, समझ पा रहे हैं इसको। ये उधर जाके कितना हो जाएगा, क्योंकि ये 8100 है, उधर जाके बन गया -8100 डिवाइड बाई 2 इंटू 0.6। 0.6 का भी डेसिमल हटाकर हम यहाँ पे 10 लिख सकते हैं। तो ये बन गया, वैसे तो आप इसको लिख लो अपॉन में 12 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अब फोर्स निकालने के लिए मास ऑफ द बुलेट तो एक्सेलरेशन, मास ऑफ द बुलेट दिया हुआ 0.4। ठीक है, 4/10 ऐसे कर दो, 0.4 है ना बेटा मास ऑफ द बुलेट, इसको 4/10 कर दिया आपने। एक्सेलरेशन -81,000 अपॉन में 12, बस। अब
क्योंकि मास केजी में है और ये दोनों अगर एसआई में है, मास भी और एक्सेलरेशन भी, तो फोर्स अपने आप से एसआई में आएगी। ऐसा ना हो कि मास ग्राम्स में दिया हुआ है, एक्सेलरेशन सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया, ये नहीं होना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया, यूनिट्स का ध्यान रखना है। टेक मास ऑल्सो इन एसआई एंड एक्सेलरेशन ऑल्सो इन एसआई, then force will come out automatically in SI। तो कितना मिला, इसमें एक जीरो एक्स्ट्रा कैसे आ गया देख लोगे आप। 0.04 kg है मास, है ना। 0.4 kg ना होकर मास 0.04 है, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, तो दो जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आएगा -270 न्यूटन। माइनस इसलिए आया है कि फोर्स इस तरफ लग रही है, फोर्स ऑन दी बुलेट, फोर्स ऑन दी गोली बिकॉज ऑफ द ब्लॉक। अंडरस्टूड। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। whatever we have done in the first chapter, only that is there। understood। बेटा पूरा एक्सप्लेनेशन निकालने की जरूरत नहीं है, अगर हम पहले इसको सिंप्लीफाई करें तो उससे इजीली यहाँ पे कैंसिल हो रहा है ना। तो जब भी आप सपोज कोई कैलकुलेशन करते हो तो इसको पूरा मत सॉल्व किया करो, अगर ये लास्ट स्टेप है ना तब इसको पूरा करो, लास्ट स्टेप नहीं है तो इसको थोड़ा सा सेकंड लास्ट स्टेप में ऐसे ही छोड़ो, ठीक है, फिर कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। ठीक है, आ जाएगा सबको समझ में। एक और दिया जाए आप लोगों को, अगर आप लोग करके दिखाएंगे तो देने का फायदा है। न्यूटन्स लॉस कुछ नहीं है अगर आप न्यूमेरिकल में सॉल्व कर पाए, इट इज अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, दैट इज गुड। So sometimes NCERT problems are not very suitable for discussion। बहुत इजी क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को, ट्राई करो, है ना। इट इज वेरी इजी, जस्ट सी। तो इसमें आपको दिया हुआ है कि एक मास है m1, ये वाली इक्वेशन तो हम पहले से लिख देते। अब हमने एक 5 न्यूटन की फोर्स, F कितना है 5, किस मास को लिया लगाई हमने, m1 मास, तो उसमें एक्सेलरेशन आई 8। अगर ये SI में है दोनों, ध्यान से देखना बेटा, एक्सेलरेशन भी SI में, फोर्स भी, तो मास अपने आप से किस में आएगा, केजी। अब मैंने लास्ट क्वेश्चन करते समय आपको बताया था ना, इसको कोई आप डेसिमल में मत कन्वर्ट करने लग जाए। दूसरी वाली चीज को देखो, उसके ऊपर हमने फिर से 5 न्यूटन की फोर्स लगाई m2 मास पर, तो उसमें एक्सेलरेशन आ गई 24 की, ये भी SI में है, ठीक है। तो सेकंड मास आएगा 5/24 किलोग्राम्स। फिर हमने क्या किया, अब हम दोनों मासेस को बांध देते, वी टाई देम टुगेदर, m1 और m2 को हम बांध देते, तो टोटल मास कितना हो गया, टोटल मास हो गया ये टोटल मास है। अब तो एलसीएम लेना है आपको बस, और क्या, 8 3 जा और 24 1 जा, तो आपके पास मास आ गया 20/24 kg, कैन ऑल्सो बी रिटन एज 5/6 kg। अब इन दोनों मासेस को आपने टाई अप कर दिया, नहीं, पहले m1 मास था और m2 मास, ठीक है, m2 मास और m1 मास, m1 को और m2 को आपने फोर्स लगाई सेम। अब वही फोर्स हम दोनों मासेस को इकट्ठा बांध के सेम फोर्स अप्लाई करते, तो फिर से ये इक्वेशन यूज करेंगे, फोर्स कितनी लगाई 5 न्यूटन, लेकिन जब आपने दोनों को टाई अप कर दिया तो टोटल मास हो गया 5/6 kg, और एक्सेलरेशन हमें निकालनी है, तो ये कैंसिल हुआ, तो एक्सेलरेशन आई 6, लेकिन क्योंकि फोर्स भी न्यूटन में थी और ये मास केजी में था, तो एक्सेलरेशन अपने आप से एसआई में आ जाएगी। अंडरस्टूड, वेरी इजी, ठीक है। ऐसे ऐसे कम से कम 50 क्वेश्चंस तो आप प्रैक्टिस कर ही सकते हैं, वेरी इजीली यू कैन प्रैक्टिस अराउंड 50 क्वेश्चंस।
Once you practice them, automatically you will gain confidence in this topic, which is very important to learn in class 9. Otherwise, straight away, if you do 11th class things, then it can trouble sometimes. So it is always beneficial. Whoever students of 9th class have done 11th with me, they have always done 9th class. ऐसा नहीं कि उन्होंने 9th का नहीं किया, हमेशा किया. ये बात आप ध्यान रखना. चलिए आगे देखते हैं. आगे ये है बेटा, देखो. We need to understand for 10 minutes about free body diagrams. You all have drawn many diagrams in geometry notebook, science notebook. So this is new kind of diagram, free body diagram. Free body diagrams को short में हम FBDs बोल सकते हैं. What do the free body diagrams mean? Let us try to understand that. When you are studying this chapter of Newton's laws, you are always given a situation in which कुछ चीजें आपको दिखाई होती हैं उस पिक्चर में. जैसे मैं आपको कहता हूँ कि एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर है और इस हॉरिजॉन्टल फ्लोर के ऊपर एक ब्लॉक रखा है ऑफ मास लेट्स से 5 kg. तो ये एक सिचुएशन. और इस पिक्चर में हमें कितने ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं सामने? वी कैन सी 2 ऑब्जेक्ट्स. Each of the 2 objects, for each of the 2 objects, we can draw FBD. हम ब्लॉक का FBD भी बना सकते हैं और फ्लोर का FBD भी बना सकते हैं. किसी भी बॉडी का FBD बनाने के लिए आपको उस ऑब्जेक्ट को पहले अलग से बना के दिखाना होता है. ये अगर हम ब्लॉक का FBD बनाएं, उसके बाद क्या करते हैं? पहले तो उसको अलग से ड्रॉ करते हैं. यहाँ से उठा के आप यहाँ इमेजिन करें. फ्री बॉडी डायग्राम, we always show the object separately. Then what do? Then we show all forces acting on this object. इस ऑब्जेक्ट के ऊपर बाहर से लगने वाली सारी फोर्सेस को दिखाया जाता है. तो इस 5 kg ब्लॉक के ऊपर एक तो ग्रेविटी की फोर्स लग रही है 5G. ठीक है, यहां तक भी छोड़ सकते हैं. डायरेक्शन तो ऐसे दिखा दी यार उसे, और मैग्नीट्यूड को लिखना है यहाँ. ये ध्यान रहे, जो साथ में लिखते हैं वो हमेशा मैग्नीट्यूड होता है. तो एक फोर्स आ गई. बट यू ऑल नो दैट दिस इज नॉट द ओनली फोर्स ऑन दिस ब्लॉक, बिकॉज नहीं तो ये ब्लॉक तो नीचे की तरफ चलना शुरू कर देता. पर ये तो हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे रखा हुआ है. तो हॉरिजॉन्टल फ्लोर क्या कोई फोर्स लगा सकती है ब्लॉक के ऊपर? तो हमें मालूम है वो इसके ऊपर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगाएगी N. फ्री बॉडी डायग्राम में हमेशा बॉडी के ऊपर लगने वाली सब फोर्सेस को दिखाया जाता है डायरेक्शन के साथ, और उनके मैग्नीट्यूड को साथ में लिखा जाता है. मैग्नीट्यूड मतलब डोंट हैव टू राइट प्लस और माइनस, वो तो डायरेक्शन से पता चल गया कौन सा प्लस है कौन सा माइनस. बस आप मैग्नीट्यूड को साथ में लिख दो. एंड रिमेंबर, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू. मतलब जैसे अगर ये ब्लॉक है, अगर मैंने इसके ऊपर इस तरफ फोर्स लगाई -30 न्यूटन, ये माइनस क्यों है? क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है फोर्स. तो 30 न्यूटन क्या है इसका मैग्नीट्यूड. अंडरस्टूड बेटा? तो ये तो बड़ा इजी है ना फ्री बॉडी डायग्राम बनाना. तो फ्लोर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ. ये वेट ऑफ द ब्लॉक है, वेट ऑफ द ब्लॉक. दिस विल एक्ट ऑन द फ्लोर और नॉट? यस और नो? Will this weight of the block act on floor or not? इसके ऊपर फ्लोर के ऊपर ब्लॉक का वेट फ्लोर के ऊपर एक्ट करेगा या नहीं करेगा?
यस या नो? कोई नहीं बेटा, अभी पहले इसको देखो फिर उसके बाद करूंगा। अभी आई कैन नॉट से व्हाट पार्ट इज टू बी रिपीटेड। ये ब्लॉक है, ब्लॉक के ऊपर एक ग्रेविटी की फोर्स लग रही है और ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। हमेशा अपने आप से पूछो कि ये फोर्स किसने लगाई? अर्थ ने लगाई और ये फ्लोर ने लगाई। तो जो ब्लॉक का वेट है ये कभी भी फ्लोर पे एक्ट नहीं करेगा, बिकॉज वेट की क्या डेफिनेशन होती है? वेट की डेफिनेशन, वेट ओनली मीन्स फोर्स ऑन द बॉडी बिकॉज ऑफ अर्थ। इसके ऊपर लग रहा है इसका वेट, फ्लोर के ऊपर नहीं। ब्लॉक का वेट एक ऐसी फोर्स है जो सिर्फ ब्लॉक पे लगे। लेकिन हम न्यूटन थर्ड लॉ को इन्वोक कर सकते हैं। इन्वोक मतलब अपनी सर्विस में बुला सकते हैं, आ जाओ भैया न्यूटन थर्ड लॉ आओ। अब न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहेगा कि यदि n मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स नीचे वाले सरफेस ने ब्लॉक पर लगाई तो ऑटोमेटिकली नीचे वाले सरफेस पे ब्लॉक कितनी फोर्स लगाएगा? सेम मैग्नीट्यूड। तो ये फ्लोर का फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। अंडरस्टूड? So in the free body diagrams, you just show all the forces acting on the objects. First step यही है कि आप ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करो, उसके ऊपर सारी फोर्सेस की डायरेक्शन सही सही बनाओ। अपने आप से पूछो कि ये किसने लगाई? अर्थ ने। कॉन्टैक्ट टाइप, नॉन कॉन्टैक्ट टाइप? नॉन कॉन्टैक्ट। ये किसने लगाई ब्लॉक पर? नीचे वाले सरफेस में। कॉन्टैक्ट टाइप, नॉन कॉन्टैक्ट टाइप? कॉन्टैक्ट। तो और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है और ब्लॉक भी फ्लोर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगाए। ये ग्रेविटी की फोर्स है, ये इस पे नहीं। ग्रेविटी की फोर्स जो अर्थ ने लगाई वो सिर्फ इस ब्लॉक पर दिखाई। बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट आइडिया है, ठीक है? तो फ्री बॉडी डायग्राम कुछ ज्यादा मुश्किल और अजीब चीज नहीं लग रहा है ना? तो चलो एक सिचुएशन और देखते हैं, शायद ये आपने लेक्चर में भी देखी हो, है ना? इन दिस प्रॉब्लम वी कंसिडर द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ अ टेबल। जैसे आपके घर में अगर डाइनिंग टेबल है तो, एंड दीज आर द लेग्स ऑफ दैट टेबल, 4 legs, and suppose we place a block or a book on this table like this, and then if I ask you, okay, block का मास है स्मॉल m और टेबल का मास है कैपिटल M, और मैं आपको कहता हूँ बेटा ऑब्वियसली टेबल इज ऑन सम फ्लोर, है ना? किसी फर्श पे ही होगी ना टेबल, हवा में तो नहीं खड़ी। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और टेबल का भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो आप कैसे बनाओगे? है ना? ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम, टेबल पर ब्लॉक रखा हुआ है या बुक रखी हुई है, इट इज स्टेबल, इट इज नॉट गोइंग अप और डाउन। तो ये बुक है या ब्लॉक। एक फोर्स तो अर्थ ने इसके ऊपर लगाई डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ये mg है। लेकिन ब्लॉक गिर क्यों नहीं रहा है? क्योंकि इसके ऊपर जो टेबल ने नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगाई वो ग्रेविटी की फोर्स को बैलेंस कर रहा है। मतलब एक्सेलरेशन कितनी है ब्लॉक की? एक्सेलरेशन 0 नहीं बेटा, acceleration is 0. So if acceleration is 0, net force on the block has to be 0. तो mg को ऑपोजिट फोर्स से बैलेंस करना पड़ेगा। अब टेबल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ,
टेबल का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा सोचो। ये लेक्चर में था इलस्ट्रेशन। मुझे आइडिया नहीं था कि नहीं, और बच्चे सुनते नहीं है ना ध्यान से तो वो प्रॉब्लम करता है। ये ऐसे है बेटा, देखो अगर मैं टेबल को अलग से ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे, फिर तो आपको याद होगा है ना। अगर मैं टेबल को अलग से ड्रॉ कर देता हूँ तो टेबल के ऊपर कौन से फोर्सेस लगेंगे। बुक का वेट टेबल पे लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। बुक का वेट टेबल पे नहीं लगेगा। वी कैन नॉट शो द फोर्स ऑफ वेट ऑफ द बुक ऑन द टेबल। हाँ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, अगर टेबल ने बुक के ऊपर फोर्स लगाई तो बुक भी टेबल के ऊपर वापस एक फोर्स लगाएगा। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ यूज हुआ इनके लिए, एन एन। लेकिन एक एन इस पर एक्ट कर रहा है और एक एन इस पर। ये बुक पर लगी, टेबल ने लगाई। ये टेबल पर लगी, बुक ने लगाई। ये दोनों क्या इक्वल आते हैं कि नहीं? आर दिस इक्वल और नॉट? द आंसर इज नो, because they are not in same direction. They are equal in magnitude and opposite in directions. तो रिफाइन होती है बेटा लैंग्वेज, जैसे जैसे हम पढ़ते हैं। ये तो सीखना है कि लैंग्वेज क्या यूज करें। अब इसका भी तो वेट है, कैपिटल एम जी। भारी होगी कि नहीं टेबल? अर्थ उसको खींच रहा है नीचे। एक चीज मैं आपको बता दूं बेटा, एन और ये एम जी हमेशा इक्वल नहीं होते, कई बार ये अलग भी होते हैं। इस बात को ध्यान रखना। अंडरस्टूड? अब आप ध्यान से देखो, अब टेबल पर दो डाउनवर्ड फोर्सेस आ गए, पर क्या टेबल नीचे गिर रही है फर्श के अंदर? नहीं गिर रही। तो टेबल का कांटेक्ट फ्लोर से यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है ना, और यहाँ पर भी हो रहा है। जहां जहां कांटेक्ट हो रहा है वहां वहां पर फोर्सेस आ जाएंगे। मान लो पी, क्यू, आर, एस। ये फोर्सेस लेग्स के ऊपर लगेंगे। किसने लगाई ये फोर्सेस? ये फोर्सेस किसने लगाई? These are the forces applied on the table by the floor. और सबको मालूम होना चाहिए, अगर हम टोटल डाउनवर्ड फोर्स को अलग से ऐड कर दें, टोटल डाउनवर्ड फोर्स को अलग से ऐड कर दो और टोटल अपवर्ड फोर्स को आप अलग से ऐड कर दो, क्योंकि टेबल ना ऊपर की तरफ उछल रहा है ना नीचे की तरफ गिर रहा है। तो दैट मीन्स दीज फोर्सेज आर बैलेंस्ड, दीज फोर्सेज आर बैलेंस्ड। अंडरस्टूड? सो दीज आर थ्री, or let's say two very easy examples of free body diagrams. We can have one more which I was telling you yesterday also, तो लेकिन उसको एक बार देख लेना चाहिए, कहीं आपका रह जाए। तो वो यही वाला एग्जांपल था, जब आप एक सीलिंग से एक वायर या धागा लेकर, ठीक है, हम इससे क्या हैंग कर देंगे? हम इससे एक हैवी बॉल को हैंग कर देंगे। हैवी बॉल का मास है कैपिटल एम। तो वैसे तो हम फ्री बॉल डायग्राम अलग से बना सकते हैं बॉल का, इसके ऊपर एक ग्रेविटी की फोर्स लग रही है। किसने लगाई? फोर्स ऑन द बॉल ड्यू टू अर्थ। लेकिन अगर बॉल के ऊपर यही एक फोर्स होती, फिर बॉल को क्या करना चाहिए था? अगर बॉल के ऊपर यही एक फोर्स होती फिर तो बॉल को नीचे गिर जाना चाहिए था। लेकिन बॉल इज हैंगिंग नाइसली हियर। That means a balancing force must be acting on the ball. And who is applying that force on the ball? The rope or the string. So force on the ball by the string. Any force which is applied by धागा जो force लगाता है उसको हम टेंशन की फोर्स बोलते हैं कई बार। बस ये नाम है, टेंशन मीन्स, टेंशन का मतलब ये नहीं कि मुझे बड़ी चिंता हो रही है मेरा काम बचे। फिजिक्स में टेंशन का मतलब है कि
देखो इसमें क्या है, टेंशन वर्ड क्यों यूज होता है? टेंशन इज अ फोर्स विच इज ट्रांसमिटेड बाय अ स्ट्रिंग। मान लो ये धागा है, फर्श पे रखा हुआ है, और इसके साथ आपने एक बॉल को बांध दिया, तो धागे को जब हम खींचेंगे तो क्या होगा? सीधा हो जाएगा धागा पहले, नहीं, और फिर वो बॉल को पुल करेगा, देन द धागा कैन पुल द बॉल। अंडरस्टूड? तो ऐसे ढीले धागे को क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं, इट इज अ रिलैक्स्ड और अ स्लैक, ढीला स्ट्रिंग। तो अगर मैं सीलिंग से अगर मैं सीलिंग से धागे को ऐसे ही छोड़ दूं, अगर मैं धागे को ऐसे ही छोड़ दूं सीधा, तो थ्रेड विल बी स्लैक, थ्रेड विल बी स्लैक, ढीला होगा, इसमें कोई तनाव नहीं है, टेंशन नहीं है। दिस थ्रेड इज नॉट पुलिंग एनीथिंग। ये तो कल ही देख लिया, थ्रेड्स कैन ओनली पुल, दे कैन नेवर पुश। क्या ये थ्रेड इस स्फीयर को नीचे की तरफ पुश कर सकता है? नहीं, पुल कर सकता है। लेकिन अभी ये धागा पुल क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इस धागे में टेंशन नहीं है। टेंशन इज अ फोर्स विच इज ट्रांसमिटेड थ्रू, जैसे करंट इज ट्रांसमिटेड बाय वायर्स, खंभों पे तार लग गए तो इनमें से क्या चलता है? करंट। इट इज अ लिटिल बिट लाइक दैट फोर्स ट्रांसमिटेड बाय अ स्ट्रिंग। क्लियर है बेटा? इस बॉल के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? इसके ऊपर अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स सेम कब होंगी? जब ये बॉल नीचे गिर नहीं रही है या ऊपर नहीं उठ रही है, इट इज हैंगिंग इन बैलेंस। जब कोई चीज बैलेंस में होती है तो हम ये भी बोलते हैं कई बार, इट इज हैंगिंग इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इज अ वर्ड यूज्ड फॉर बैलेंस इन साइंस, पहले भी बताया मैंने आपको। तो न्यूटन्स लॉज के चैप्टर में, जब हम न्यूटन्स लॉज की स्टडी करते हैं, न्यूटन्स लॉज के चैप्टर में इक्विलिब्रियम का एक स्पेशल मीनिंग होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट के इक्विलिब्रियम में होने का मतलब एक स्पेशल मीनिंग होता है। जैसे बोल रहा हूँ, न्यूटन लॉज के चैप्टर में यदि, जैसे अगर हमें दिया है कि ये जो बॉल है या स्फीयर है ये इक्विलिब्रियम में है, तो इट हैज अ स्पेशल मीनिंग। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द स्पेशल मीनिंग? व्हेन यू से दैट an object is in equilibrium, what is the special meaning? So special meaning is, देखो स्पेशल मीनिंग होता है कि नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर टोटल फोर्स जीरो है, तब हम बोलते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में। प्लीज नोट, when net force on the object is zero, it does not mean that the object should be at rest. ये जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट करो। तो इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं है कि बॉडी मूव नहीं कर रही। अ बॉडी कैन मूव, a body can move and still the net force on the body can be zero. एक बॉडी मूव भी कर सकती है अगर ये बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट हो, ये यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। अगर ये बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो इसकी एक्सेलरेशन आ जाएगी जीरो। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स कितनी है? जीरो। सो देन दिस बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम। अंडरस्टूड? इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी, बैलेंस। थ्रेड का फ्री बॉडी डायग्राम आप बना सकते हो? थ्रेड का फ्री बॉडी डायग्राम कैसा बनेगा? हाँ जी। क्या जो स्फीयर है वो थ्रेड पर फोर्स लगा रहा होगा? क्या जो स्फीयर है वो थ्रेड पर फोर्स लगा रहा होगा? विल द स्फीयर apply a force on thread?
स्फीयर के ऊपर ग्रेविटी की फोर्स तो स्फीयर पे आएगी, तो क्या स्फीयर थ्रेड पे फोर्स लगा सकता है? इज द गोल गोल बॉल अप्लाइंग एनी फोर्स ऑन दिस थ्रेड? या तो इसको पुश कर रहा हो या पुल कर रहा हो, कुछ ऐसा है? पुल करना मतलब अपनी तरफ खींचना, पुल। पुश मतलब अपने से दूर धक्का देना। क्या ये बॉल इसको दूर की तरफ धक्का दे रही है? We will use Newton's third law. So if the thread is pulling the ball, then the ball has to apply force of same magnitude on the thread in the opposite direction. तो अगर T फोर्स धागा लगा रहा है स्फीयर पर, ठीक है, तो धागे के ऊपर दिस इज फोर्स ऑन थ्रेड, फोर्स ऑन थ्रेड बाय द बॉल। बट अगर धागे के ऊपर एक ही फोर्स लग रही है, फिर तो धागे को भी नीचे की तरफ एक्सेलरेट करना चाहिए। धागे को और क्या टच कर रहा है? धागे को और क्या टच कर रहा है बेटा? सीलिंग। तो सीलिंग भी धागे को ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। मान लो पी फोर्स, मान लो पी फोर्स। अब ये मालूम है ये पी और टी इक्वल आएंगे, तभी ये धागा बैलेंस करेगा, इक्विलिब्रियम में होगा। एनी अदर फोर्स कैन एक्ट ऑन द थ्रेड, any other force can act on the thread? Can any other force act on the thread? The weight of the ball will not act on the thread, ये जरूर याद रखना, because the weight of the object is the force applied on the object by earth. वो सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट पर एक्ट करेगी, थ्रेड पर नहीं। But is thread made up of matter? Is thread made up of matter? And anything which is made up of matter must have mass. And if the thread has some mass, then earth will pull the thread also. But थ्रेड का मास बहुत ही कम होगा, तो अर्थ, मान लो थ्रेड का मास है स्मॉल है, तो अर्थ इसके ऊपर फोर्स लगाएगी ग्रेविटी mg। स्मॉल mg इज द वेट ऑफ द थ्रेड, मींस फोर्स ऑन थ्रेड बाय अर्थ। लेकिन मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, उसको भी याद रखेंगे सभी बच्चे, जरूरी। मैनी ऑफ द कैलकुलेशंस, इन मैनी ऑफ, जैसे हमने कहा ना, बहुत सारी कैलकुलेशंस में हम g की वैल्यू को 10 ले लेते हैं। आपको क्वेश्चन में ही लिखा होता है कि ये वैल्यू ले लो, तो उससे क्वेश्चन इजी बन जाता है। वैसे ही बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे जिसमें थ्रेड का जो मास है, थ्रेड का मास है उसको 0 मान लिया जाए, तो अगर m 0 हो गया तो ये कितना हो जाएगा? ये अप्रोक्सीमेशन का साइन, ये अप्रोक्सीमेशन का साइन है बेटा। तो थ्रेड के मास को 0 मानने से गलती तो आएगी, थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक तो होगी, लेकिन जहां पे आंसर आना चाहिए था 24.0001, वहां पे आंसर आ जाएगा 24.0, बस इतना फर्क पड़ेगा। मतलब अगर करेक्ट आंसर ये था, या मान लो करेक्ट आंसर ये था और आपका आंसर ये आ गया, तो क्या हमारा गलत आंसर आया? थ्रेड का मास लेते तो इतना आंसर आता, तो मतलब जो गलती आएगी वो बहुत ही कम आएगी। इसलिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स में हम थ्रेड को मासलेस मान लेते हैं। जब आप इसको मासलेस मान लोगे तो ये वाली फोर्स दिखाने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन बहुत सरल बन जाएंगी उससे, और आंसर में ज्यादा फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि थ्रेड का मास लेना है, ठीक है, फिर आप उसको 0 नहीं ले सकते। अगर क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं हुआ तो हमेशा थ्रेड को हम उसके वेट की फोर्स नहीं दिखाएंगे।
2 मिनट के लिए कॉन्सेंट्रेट करेंगे बेटा, कुछ जरूरी पार्ट है। नाउ जस्ट फोकस ऑन दिस। If I take any two parts on the thread, the thread is from A to B. Thread is from A to B. मे भी इसकी टोटल लेंथ A से लेकर B तक कैपिटल है, ठीक है जी, मान लो 1 मीटर है, मान लो। और मैं 2 पॉइंट्स लेता हूँ P और Q धागे के ऊपर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तनाव में कैसे होता है, टेंशन में कैसे होता है थ्रेड, ठीक है। तो थ्रेड के इतने से भाग को अगर हम अलग से दिखा दें, P से Q तक के पार्ट को अगर मैं अलग से दिखाऊं, if I show a section of the thread, if I show a section of the thread, P से Q तक जैसे 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 मिलीमीटर भी हो सकता है। 1 मिलीमीटर तो बहुत ही कम हो गया, कितना छोटा हुआ इमेजिन करो, 1 मिलीमीटर इज वेरी स्मॉल, सेंटीमीटर इज फिर भी थोड़ा बड़ा। तो कितनी भी लेंथ है, पी क्यू की लेंथ कितनी भी कम हो सकती है। क्या हम पी क्यू का अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं बेटा? क्या हम पी क्यू का अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं? हमेशा बना सकते हैं। देखो, तो पी क्यू अगर हम थ्रेड को मासलेस ले रहे हैं, थ्रेड को अगर हम कह रहे हैं कि इसका मास नहीं है, तो पी क्यू तो और भी छोटा है, उसका मास हम दिखाएंगे। तो पी क्यू को क्या ये जो एपी वाला पार्ट है ये नीचे की तरफ पुल कर सकता है कि नहीं? थ्रेड सिर्फ पुल कर सकता है। देखो, माइंड यू, दिस थ्रेड एपी, द सेक्शन एपी कैन ओनली पुल पी क्यू। तो पी पॉइंट पर एक कॉन्टैक्ट टाइप फोर्स लगेगी, मान लो T1, ठीक है, T1 कॉन्टैक्ट टाइप फोर्स, ठीक है। और क्यू पॉइंट पर जो ऊपर वाला भाग है स्ट्रिंग का, ये ए क्यू, पी और क्यू यहाँ पर ऊपर बी पॉइंट है ना, बी पॉइंट। तो जो ये ऊपर वाला पार्ट है ये भी इस थ्रेड पी क्यू को फोर्स लगा रहा होगा, है ना, T2। और T1 और T2 बैलेंस करेंगे, ठीक है, T1 और T2 बैलेंस करेंगे। अंडरस्टूड? तो खींचा जा रहा है कि नहीं? हर हिस्से में तनाव है, हर जगह खींचा जा रहा है स्ट्रिंग। अगर हम स्ट्रिंग का एक सेक्शन लें, उसको दोनों तरफ से खिंचाव मिल रहा है, नहीं, दोनों तरफ से खिंचाव मिलता जा रहा है। यहाँ नीचे की तरफ से भी खींचा जा रहा है, नीचे की तरफ से भी पुल कर रहे हैं उसको, ऊपर की तरफ से, हर जगह पर। तो इसकी वजह से पूरा स्ट्रिंग टेंशन में आया हुआ, इट इज नॉट रिलैक्स्ड, इट इज नॉट स्लैक। एवरी स्मॉल सेक्शन इज बीइंग पुल्ड। बिल्कुल छोटा सा सेक्शन भी ले लो, उसको भी खिंचाव मिल रहा है दोनों तरफ। समझ, स्ट्रिंग इज बीइंग पुल्ड ऑन बोथ साइड्स, द स्ट्रिंग इज बीइंग पुल्ड ऑन बोथ साइड्स। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग उसके बारे में घर में सोचना ऐसा क्यों है। इट इज वेरी इजी टू शो दैट T1 एंड, कि ये वाली जो टेंशन है T1 और T2 उतनी वैल्यू रखती हैं, T1 और T2 की वैल्यू उतनी ही आएंगी। सोच लेना क्यों। मैं आपको हिंट देता हूँ, आप एपी का अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, एपी का, एपी सेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग का। अब एपी सेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग को नीचे की तरफ कितनी फोर्स मिल रही है? टी। कौन लगा रहा है? बॉल। तो क्यूपी, इस भाग ने, इस हिस्से ने एपी के ऊपर ऊपर की तरफ कितनी फोर्स लगाई होगी? टी, ठीक है। लेकिन T1 और ये T ये तो सेम आएंगे क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर है, नहीं, ये T1 और ये T1 सेम ही तो आएंगे ना, क्योंकि AP ने PQ पर लगाई T1, तो PQ AP पर लगाएगा T1। लेकिन PQ को AP को बैलेंस रखने के लिए T1 और T सेम होने चाहिए। तो इसलिए ये बात करते हैं कि जो ये धागा है आपका इस क्वेश्चन में, कई बार हम ये बोलते हैं, समटाइम व्हाट डू वी से, that at every point in the string, at every point in the string, कोई भी पॉइंट स्ट्रिंग में लो तो उस पॉइंट को दोनों तरफ खींचा जा रहा है, टी टी, हर हिस्सा तनाव में है, every part is in tension, any point on the string it is being pulled on both sides, and
अगर आपका धागा कमजोर नहीं है तो इस खिंचाव की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस टेंशन इन द स्ट्रिंग, द स्ट्रिंग कैन ब्रेक ऑल्सो। अगर हम चाहते हैं कि धागा ब्रेक ना करे तो हमें कैसा धागा लेना पड़ेगा? अगर हम चाहते हैं कि टेंशन की वजह से धागा, थ्रेड शुड नॉट स्नैप, ब्रेक नहीं बोलते, रोप्स को, थ्रेड्स को, वायर्स को ये नहीं बोलते ब्रेक। ब्रेक तो करते हैं ऑब्जेक्ट्स, थ्रेड स्नैप, टूट जाते हैं। धागे के टूटने को स्नैपिंग बोलते हैं। स्नैपिंग, मेरी पतंग की डोर कट गई बीच में से, है ना। इंग्लिश में कहेंगे माई काइट स्ट्रिंग स्नैप समवेयर व्हेन आई वाज फ्लाइंग माई काइट। So if you don't want your string to snap because of tensional force, हमें कैसा स्ट्रिंग लेना पड़ेगा? आप कहोगे मजबूत, नहीं, मजबूत स्ट्रिंग लेना पड़ेगा। ओके, हमें एक ऐसा स्ट्रिंग लेना पड़ेगा जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, एक टर्म होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो धागे और रोप्स के लिए यूज होती है। We have to take a string of large tensile strength, मतलब जो अपने अंदर में से ज्यादा टेंशन को बर्दाश्त कर सके, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अधिक होगी। वो फिर बाद में कभी बता देंगे कि टेंशन, ये जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है ये कब ज्यादा होती है, बट ऐसी कोई चीज होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ जैसी, ठीक है। उस और टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होने से जो स्ट्रिंग है वो अपने अंदर ज्यादा टेंशन को टॉलरेट कर सकता है। कि भैया आपने उसमें 1 लाख न्यूटन की टेंशन बना दी फिर भी नहीं वो टूट रहा। तो क्रेन्स के रोप तो ऐसे ही होंगे ना, जो बहुत ज्यादा वजन उठा सकते हैं, उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ लार्ज होगी।